तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। देखिए, जो इंपॉर्टेंट या जिन पे क्वेश्चन आता है, जो हमारे काम की है, उन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर हम लोग चलेंगे। सबसे पहले है हमारे पास में क्या, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। देखो, जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं, या इस चैप्टर में जो ईथर अभी पढ़ना बाकी है, अगर उन सबका हम लोग ऑर्डर देखें तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्केन्स का, उससे थोड़ा ज्यादा होता है अल्काइल हैलाइड का, उससे ज्यादा ईथर, और सबसे ज्यादा जो अब तक हमने पढ़ा है वो कौन है, अल्कोहल। इसका कारण यह है कि अल्कोहल्स के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी वजह से होता है? एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और दूसरा कौन, हाइड्रोजन, इसकी वजह से होता है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत होगा, दो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए आपको उतना ही ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे, अल्कोहल के हायर होंगे। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं आपके वैन डर वाल्स फोर्सेस पर। ये 11th क्लास का कांसेप्ट है, वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस डिपेंड करते हैं किस पर, मोलर मास पर। अब देखो, यहां मोलर मास से क्या मतलब है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे कि मिथेनॉल में एक ही कार्बन एटम है, इथेनॉल में 2, प्रोपेनॉल में 3। तो अगर हम लोगों को यहां उनको अरेंज करना हो इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पर, तो हम कहेंगे कि प्रोपेनॉल का मोलर मास ज्यादा है क्योंकि कार्बन का नंबर ज्यादा है, तो इस वजह से उसका वैन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे। और अगर वैन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट प्रोपेनॉल का इन तीनों में सबसे ज्यादा होगा। प्रोपेनॉल से कम इथेनॉल और इथेनॉल से कम मिथेनॉल। ठीक है, इसके अलावा वैन डर वाल्स फोर्सेस सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दो मॉलिक्यूल्स का जितना सरफेस एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, उनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस उतने ही ज्यादा लगेंगे। पर अगर मॉलिक्यूल्स में ब्रांचिंग आ जाए, मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक लिया ब्यूटेन 1ऑल, जिसका कॉमन नेम है एन ब्यूटाइल अल्कोहल। दूसरा बच्चों में क्या ले लेता हूं, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, जिसका आईयूपीएस नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 1ऑल। ठीक है, अब यहां मैं देखता हूं इसके सरफेस एरिया में मुझे साफ साफ 4 कार्बन नजर आ रहे हैं, पर यहां ब्रांचिंग आ गई तो इसके सरफेस एरिया में कितने कार्बन रह गए, 3। तो यहां ब्रांचिंग अगर आ गई तो सरफेस एरिया क्या हो गया, कम, और अगर सरफेस एरिया कम हो गया है तो वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, कम, और उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी लोअर हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबिलिटी। देखिए, अल्कोहल्स वाटर में बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है और अल्कोहल में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो इन दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप में से हो सकता है कुछ लोग जानते हो कि शराब जो है अल्कोहल, वो पानी में आसानी से घुल जाती है। फिर इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है अल्कोहल की, वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो, यहां मोलर मास का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब जितना ज्यादा मोलर मास, सॉल्युबिलिटी पानी में उतनी ही क्या होगी, कम। मतलब प्रोपेनॉल की सॉल्युबिलिटी इथेनॉल से कम होगी और इथेनॉल की सॉल्युबिलिटी मिथेनॉल से कम होगी। कारण ये है कि ये जो अल्काइल ग्रुप है, जितना ज्यादा कार्बन की चेन आती जाएगी, वो कार्बन की चेन होती है हाइड्रोफोबिक। ये हमने 10th क्लास में सोप के मॉलिक्यूल में भी पढ़ा होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो हाइड्रोफोबिक होती है मतलब होती है वाटर हीटिंग। तो जितनी ज्यादा बड़ी हाइड्रोफोबिक चेन होगी, आपका अल्कोहल का मॉलिक्यूल उतना ही पानी में क्या होगा, कम सॉल्युबल। तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कई बार आया हुआ है और हमें 11th क्लास में भी पढ़ाया गया है। देखिए क्या है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में से स्टीम वॉलेटाइल कौन है और क्यों है। देखो बच्चों, स्टीम माने भाप, वॉलेटाइल विच इजीली इवोपरेट, इन दोनों में से वो कौन है जो कि भाप मतलब स्टीम के बराबर एनर्जी देने पर ही क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, यहां पर इवेपोरेट वो मॉलिक्यूल पहले होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम, या फिर कह सकते हैं वो मॉलिक्यूल आपका इजीली इवेपोरेट हो जाएगा जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा या फिर लो मैग्नीट्यूड का होगा।
अब देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये जो OH ग्रुप है एल्कोहलिक ग्रुप, ये नाइट्रो NO2 के बहुत पास में है, और जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर ये NO2 ग्रुप जो है वो बहुत दूर है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये जब हाइड्रोजन फिनॉल एल्कोहलिक ग्रुप का हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन के नजदीक होता है, तो वो आपस में ही क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। पर क्योंकि पैरानाइट्रोफिनॉल में नाइट्रो ग्रुप काफी दूर है, तो वो सेम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड ना बना करके किसी दूसरे पैरानाइट्रोफिनॉल के साथ में क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर हम लोग दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड सीख रहे हैं, एक विद इन द मॉलिक्यूल जो सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही बन रहा है, और एक है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है। तो विद इन द मॉलिक्यूल को बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो दो अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बच्चों इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर से। इसका मतलब पैरानाइट्रोफिनॉल ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ज्यादा है, तो इस वजह से उसे इवोपरेट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी या टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो सो हियर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीकर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो चलिए बढ़ते हैं अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। देखो जो अल्कोहल दो तरह का क्लीवेज मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड दिखा सकता है। एक तो ऐसा क्लीवेज जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हो रहा हो, मतलब इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और ये दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और दूसरा ऐसा क्लीवेज हो सकता है जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हो रहा हो, मतलब यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और पूरा OH ग्रुप जो है वो अलग हो जाएगा। तो हम लोग जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीव हो रहा है, कट रहा है, टूट रहा है, तो ऐसा करने से दो चीजें हमें मिलने वाली हैं। देखो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मुकाबले क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करके रखता है, और अगर इनके बीच का बॉन्ड क्लीव होगा, टूटेगा, तो सीधी सी बात है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो होगा RO माइनस, ये माइनस मतलब कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया है। ये जो आयन हमें मिल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। जैसे अगर ये एक कार्बन का होता तो मेथोक्साइड, दो कार्बन का होता इथोक्साइड, तीन कार्बन का होता प्रोपोक्साइड, ठीक है। और H+, अब देखो जो मीडियम में H+ रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है, और हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है वो सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज H+ आयन इन देयर सॉल्यूशंस आर नोन एज एसिड। तो यहाँ अल्कोहल जो है वो थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर शो करने वाला है, इसी वजह से एसिड को हम लोग एसिडिक कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। देखिए रिएक्टिविटी इस रिएक्शंस में देखी जाएगी तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा आपका मिथाइल अल्कोहल, उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये सब चलेगा। जितना ज्यादा डिग्री होती है उतनी ही ज्यादा अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन्स आते हैं, और कार्बन या अल्काइल ग्रुप है +I ग्रुप, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है। तो रिएक्टिविटी +I ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितने ज्यादा +I ग्रुप होंगे रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, कम। इसका मैं आपको रीजन समझा रहा हूं, समझिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिया CH3OH, दूसरा एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। अब देखो होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि भाई यहां पर इन दोनों के बीच में बॉन्ड जो है वो टूटने वाला है, और ऑक्सीजन पर दोनों ही जगह पर चार्ज का आने वाला है नेगेटिव। अब देखो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज का मतलब यह है कि ऑक्सीजन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, और जिस वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ गई है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाने की वजह से। अब आप देखेंगे कि जैसा मैंने बताया कि भाई कार्बन एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब कि
जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे की तरफ शिफ्ट करने की प्रोबेबिलिटी या टेंडेंसी या पावर रखते हैं। तो यहां पर सिर्फ एक CH3 ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करने की पावर रखता है। यहां आप देखेंगे ये ऐसे 3 ग्रुप हैं, तो जब यहां पर ज्यादा ग्रुप है तो ये इस ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेंगे। ऑक्सीजन जिस पर ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है, अगर वहां ज्यादा और इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या लगना शुरू कर देगा, रिपल्शन, और रिपल्शन बनने की वजह से ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अगर रिएक्शन के दौरान मॉलिक्यूल अनस्टेबल होने वाला है तो क्या वो मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहेगा, बिल्कुल नहीं होना चाहेगा, कोई अनस्टेबल नहीं होना चाहता। तो ये मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करना चाहता क्योंकि ज्यादा प्लस आई ग्रुप्स की वजह से ये क्या होने वाला है, अनस्टेबल। इस वजह से वो मॉलिक्यूल यहां पर क्या होगा, ज्यादा स्टेबल बनेगा जिसमें अल्काइल ग्रुप होंगे कम, और अगर वो ज्यादा स्टेबल बनने वाला है तो वो तुरंत क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। इस वजह से रिएक्टिविटी ऑर्डर बनाया गया है। अगर अल्कोहल सच में एसिडिक है तो वो कुछ एसिड्स के कैरेक्टर्स को भी दिखाएंगे। सबसे पहला कैरेक्टर हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन विद मेटल्स। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, मतलब मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर जाता है। तो जैसे हमने अगर अल्कोहल लिया और उसमें सोडियम मेटल डाल दिया तो वो रिएक्ट करने लगेगा और क्या बनाएगा, RONA, जिसको हम लोग कहेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। मतलब अगर RCH3 हुआ तो आप इसको बोलेंगे सोडियम मेथॉक्साइड, C2H5 हुआ तो सोडियम इथॉक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसी तरीके से मैग्नीशियम लिया, भाई मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तो आपको 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, आपको जो मिलेगा उसको कहेंगे मैग्नीशियम एल्कोक्साइड। सेम इसी तरह की रिएक्शन मैंने फिनॉल के साथ भी लिखी है। अगर फिनॉल की रिएक्शन आपने सोडियम के साथ कराई तब वो आपको जो कंपाउंड बना करके दे रहा है वो है सोडियम फिनॉक्साइड। सेम इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है तो वो 2 चीजें बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो अगर आपने अल्कोहल की रिएक्शन एक बेस जैसे कि हमने लिया NaOH, अब भाई अगर अल्कोहल एसिड है तो H+ रिलीज करेगा और NaOH बेस है तो क्या रिलीज करेगा, OH-। तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या, सोडियम एल्कोक्साइड और वाटर। इसी तरीके से फिनॉल को भी जब आप किसी बेस के जैसे कि NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये आपको देगा सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन जिसमें अल्कोहल अपना H+ साइन रिलीज करेगा वो है एस्टरिफिकेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। इसमें भी हम लोग कई तरीके से एस्टर बना सकते हैं, पर अगर कभी भी पूछा जाए कि व्हाट इज एस्टरिफिकेशन या राइट अ रिएक्शन ऑफ एस्टरिफिकेशन, तो आप हमेशा अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करा के दिखाएंगे। देखिए याद रखना, जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिलीज करता है तो भले कार्बोक्सिलिक एसिड हो पर वहां वो रिलीज करता है OH- आयन, और अल्कोहल जो है वो रिलीज करता है H+ आयन। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और आपको मिल जाता है एस्टर। और ये रिएक्शन को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का होना कंपलसरी है। देखिए नोट क्या कह रहा है हमसे कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है वो रिएक्शन इनिशिएटर का काम कर रहा है, मतलब एक तो रिएक्शन को शुरू करता है और दूसरा एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यहां ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देना। देखो बच्चों, रिएक्शन होती है रिवर्सिबल, मतलब आप एस्टर बनाना चाहते थे पर कुछ समय बाद फिर से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलना शुरू हो जाता है, तो एस्टर की क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम। तो अगर यहां पर वाटर मॉलिक्यूल को हटा दिया जाए तो वाटर एस्टर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, और रिएक्ट ही नहीं करेगा तो आपको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम। या कह सकते हैं कि प्रोडक्ट जो होगा अब वो पिछली बार से आपको क्या मिलेगा, ज्यादा। ठीक है, और ये सारी कहानी जो है ये किसके अकॉर्डिंग हम लोग समझाते हैं, ली चैपलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो कहता है कि अगर आपने किसी तरीके से प्रोडक्ट को कम कर दिया या कह सकते हैं रिएक्टेंट को ज्यादा कर दिया,
तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, मतलब आपको इस बार प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके प्रोडक्ट मतलब एस्टर की यील्ड को बढ़ा देता है। देखिए दो एग्जांपल मैंने बनाए हैं, एक बारी रिएक्शन कराई है बेंजोइक एसिड और इथेनॉल की, तब जो प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है उसको मैं कहूंगा इथाइल बेंजोएट। देखो एस्टर का नाम दिया जाता है एल्काइल एल्केनोएट। ये जो एल्काइल ग्रुप है ये कहा जाता है उसे जो कि सिंगल बॉन्ड O के साथ जुड़ा है, और एल्केनोएट ग्रुप उसे कहा जाता है जो C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा है। तो यहाँ ये दो कार्बन का है तो ये हो जाएगा इथाइल और इसको आप कहेंगे बेंजोएट। पर अगर मैंने इथेनोइक एसिड और फिनोल की रिएक्शन कराई, अब मुझे जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें सिंगल बॉन्ड O के साथ कौन जुड़ा हुआ है, फिनाइल ग्रुप। तो अब मैं इसको क्या कहूंगा, फिनाइल, और C डबल बॉन्ड O में दो कार्बन है तो मैं इसे कहूंगा फिनाइल इथेनोएट। सेम इसी तरीके से हम लोग अगर अल्कोहल की रिएक्शन एल्केनॉइल एनहाइड्राइड के साथ में करा दें तब भी हमें ईस्टर और साथ में इस बार क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। और अगर हम लोग एसिड हलाइड के साथ करा दें तब भी हमें ईस्टर और साथ में HCl मिल जाएगा। तो इन सभी रिएक्शन से ये प्रूव हो जाता है कि ये जो हमारा अल्कोहल है ये स्लाइटली एसिडिक होता है। अब देखो क्वेश्चन यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर पर भी आता है कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम, करेक्ट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, या दो अल्कोहल्स के बीच में कंपैरिजन और उनका रीजन पूछा जाता है। अब हम लोग उस पर काम करते हैं। देखिए अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर के बीच में कंपैरिजन के लिए हमें कई चीजें पता होनी चाहिए, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। देखिए कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, कोई भी एसिड जब अपने अंदर से एक H+ आयन को निकाल दे तब जो बचता है उसी को हम लोग उस एसिड का क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। जैसे Ar मतलब एरोमेटिक, मतलब यहाँ पर फिनोल की बात हो रही है, या अल्काइल अल्कोहल हो, वो H+ को रिलीज करेगा तो अपना कॉन्जुगेट बेस तैयार करेगा। अगर मैं आपको कहूं कि ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, तो अगर ये स्टेबल है तो ये एसिड तुरंत इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा क्योंकि ये स्टेबल है, ठीक है, हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है। और इस एसिड को इस कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होने के लिए अपना क्या रिलीज करना पड़ेगा, H+। तो जो जितना जल्दी या जितना आसानी से H+ को रिलीज कर दे वो उतना ही अच्छा क्या होगा, एसिड। तो एसिड की स्ट्रेंथ कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी -I ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और +I ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। -I ग्रुप में भी कौन, जैसे CN साइनाइड ग्रुप, NO2 नाइट्रो, या X मतलब हेलोजन। हेलोजेंस के अंदर भी याद रखिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये करेक्ट ऑर्डर है -I इफेक्ट का। +I में मिथाइल और इथाइल, जिसमें इथाइल जो है क्योंकि उसमें कार्बन 2 है वो ज्यादा डोमिनेंट है किससे, मिथाइल ग्रुप से, ठीक। फिर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी +I ग्रुप कितना दूर है ऑक्सीजन आइटम से, इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और -I ग्रुप कितना दूर है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे करके समझा रहा हूं और रीजंस भी बता रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे क्वेश्चन है कि मिथेनॉल और इथेनॉल में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है और क्यों। तो हमने क्या करना है, हमने दोनों एसिड्स के कॉन्जुगेट बेस बना देने हैं। मिथेनॉल का कॉन्जुगेट बेस बना मिथॉक्साइड आयन, इथेनॉल का कॉन्जुगेट बेस क्या बना, इथॉक्साइड आयन। अब इन दोनों में से जो भी कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो अल्कोहल उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिडिक होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैं देख रहा हूं मिथॉक्साइड आयन में सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप, एक +I ग्रुप है, जबकि इथॉक्साइड में आप देखेंगे कि है तो एक ही ग्रुप +I ग्रुप जो कि क्या है C2H5, क्योंकि 2 कार्बन उसमें है तो उसका +I इफेक्ट ज्यादा है इससे मिथाइल से। अब क्या हो रहा है यहां पर, अगर यहां +I ग्रुप ज्यादा डोमिनेंट है
तो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएंगे। प्लस ए का काम क्या होता है, अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर करना, किसी दूसरे की तरफ भेजना, किसकी तरफ भेज रहा है, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन जिस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, माइनस चार्ज है, अगर यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ शिफ्ट होंगे तो इन दोनों के, एक तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन और ये जो ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज रहे हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या लगने लगेगा, रिपल्शन। और जब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन लगेगा तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल या कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अगर ये ज्यादा अनस्टेबल है तो इसका मतलब ये है कि इथेनॉल इज वीकर एसिड देन मिथेनॉल। तो इसकी लैंग्वेज जो होगी वो ये बनेगी, the conjugate base of ethanol, that is ethoxide ion, is less stable than the conjugate base of methanol, that is methoxide ion, due to more dominancy of plus I effect, which decreases the stability of ethoxide ion. Hence, ethanol is less acidic than methanol. अब देखिए ये एक और क्वेश्चन है जिसमें A और B आपको दो कंपाउंड दिए गए हैं। ए में आप देखेंगे कि एक ही फ्लोरीन है, जबकि बी में कितने फ्लोरीन है, दो। अब फ्लोरीन क्योंकि हेलोजन है तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये आपके माइनस आई ग्रुप से बिलोंग करते हैं, माइनस आई ग्रुप से। तो देखिए ए के कॉन्जुगेट बेस में क्योंकि एक ही फ्लोरीन है, बी के कॉन्जुगेट बेस में दो फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ ये जो दो फ्लोरीन है ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेंगे। ऑक्सीजन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिपल्जन झेल रहा था, जिसकी वजह से कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल हो रहा था, पर यहां पर दो फ्लोरीन एटम्स ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करके ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देंगे। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी तो रिपल्जन भी घट जाएगा और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम लोग यहां पर इसका आंसर देंगे, इन कॉन्जुगेट बेस ऑफ बी there are two fluorine atoms which decreases the electron density of oxygen up to more extent in comparison with the conjugate base of compound A। अब देखिए इस क्वेश्चन में कंपाउंड A में फ्लोरीन जो है वो सेकंड एटम पर है, सेकंड कार्बन एटम पर कंपाउंड B में फ्लोरीन थर्ड कार्बन एटम पर है। अब देखो फ्लोरीन क्योंकि माइनस आई ग्रुप है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करके यहाँ कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, पर क्योंकि कंपाउंड बी में फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा डिस्टेंस पर है तो वो लेस एक्सटेंट में यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन को घटाएगा, किसकी कंपैरिजन में, ए की कंपैरिजन में। तो इसका आंसर हो जाएगा द कॉन्जुगेट बेस ऑफ बी इज लेस स्टेबल देन कॉन्जुगेट बेस ऑफ ए, because in conjugate base of B fluorine is present at more distance from oxygen, which decreases the electronic repulsion in conjugate base B up to less extent। तो बच्चों आज की क्लास को खत्म करेंगे और मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं कि आउट ऑफ ROH मतलब कि आपका नॉर्मल एलिफेटिक एल्कोहल, जिसमें आपका साइक्लिक कंपाउंड भी आ सकता है नॉर्मल, ठीक है, एंड फिनॉल जो कि एक एरोमेटिक अल्कोहल है, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है और क्यों। देखो ये तो बहुत साफ है, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो आपको यही रीजन ढूंढना है कि इन दोनों में से किसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है और क्यों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके बाद। थैंक यू।